कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। दोस्तों, मूड स्विंग्स, थकान, बिना वजह वेट गेन, ये सब हमारे हार्मोन्स का मैजिक या फिर ट्रैजिक भी हो सकते हैं। इंसुलिन, थायराइड, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वैसे तो ये हार्मोन्स आपके शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं, लेकिन अगर ये बिगड़ जाएं, तो ये दोस्त से आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। हर शनिवार की तरह इस हफ्ते भी बॉक्स एफएम पर प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर राम अवतार शर्मा हमारे साथ हैं, जो खोलेंगे हार्मोन्स की दुनिया के रहस्य। आज के शो में हम जानेंगे पुरुषों और महिलाओं के हार्मोन्स में क्या अंतर है, थायराइड, इंसुलिन और एड्रेनल हार्मोन्स के छुपे असर, ये आपकी सेहत को कैसे प्रभावित करते हैं। स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए हार्मोन्स को बैलेंस कैसे किया जाए। डॉक्टर राम अवतार शर्मा की खासियत ये है कि वो हेल्थ को सिर्फ एक मेडिकल एंगल से नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल और रिलेटेबल तरीके से भी समझाते हैं। आज के इस शो में हम अपनी सेहत को लेकर एक नया नजरिया अपनाएंगे, तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर राम अवतार शर्मा का। स्वागत है आप सभी बॉक्स एफएम के श्रोताओं का इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ बॉक्स। मैं हूं अमायरा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राम अवतार सर स्टूडियो में मौजूद। कैसे हैं सर आप? फाइन, नमस्ते सभी श्रोताओं को भी नमस्ते जी। आज क्योंकि वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस है, मैं जिक्र करना चाहूंगी अनुपम मिश्र जी का, एक ऐसे व्यक्ति जिसने जल पर्याप्त भारत का सपना देखा। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जल संरक्षण पर, जिसमें से आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें जो हैं वो बहुत प्रमुख हैं। ये जो किताबें हैं ये पारंपरिक जल संचयन तकनीकों पर आधारित हैं। कैसे एक समर्पित जल संरक्षणवादी के रूप में उन्होंने लोगों से जल संचयन की प्राचीन तकनीकों को सीखने का आग्रह किया, ये इसमें आप जान सकते हैं। और क्योंकि आज जल दिवस है तो इसी खास मौके पे मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि कितना इम्पोर्टेंस है पानी का हमारे जीवन में, हमारी हेल्थ पे। देखिए, सबसे पहले तो जैसे वो मिश्र जी की जो किताब है वो मैंने भी पढ़ी है, आज भी खरे हैं तालाब। तो सबसे पहले तो मैं उसमें एक बड़ी संवेदनशील कविता है छोटी सी, वो सब लोगों को सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहले वो कविता सुनिए। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य से पैदा नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी, बनवाने वालों की इकाई, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई दहाई मिलकर सैकड़ा हजार बनती थी। पिछले 200 वर्षों में एक नई किस्म की थोड़ी से पढ़ाई पड़ गए समाज ने दहाई सैकड़ा हजार को शून्य ही बना दिया। तो हमारा 1935 में भारत में करीब 16 लाख तालाब थे। अकेली दिल्ली में 350 से ज़्यादा बड़े तालाब थे और सावन भादों में ये सारे तालाब लबालब भर जाते थे। और जयपुर में पता नहीं आपके समय था कि नहीं था, हम जब छोटे थे या जब अपनी युवावस्था में थे तो रामगढ़ का जो तालाब था विशाल का तालाब था, आज वह कुछ भी नहीं, आज मिट्टी का ढेला हो गया एक तरह से। तो पानी के बिना तो काम चलेगा नहीं। आज आपको पानी कोई व्यापार बना दिया है, कोई एल्कलाइन वाटर बेच रहा है, कोई आपको हिमालयन पानी बेच रहा है, कोई आपको कुछ और तरह का पानी बेच रहा है। और अक्सर ये जो पानी सारा आता है ये प्लास्टिक की बोतल्स में आता है। और प्लास्टिक जो है बोटल्ड वाटर है वो आपके हार्मोन के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। इसका हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं श्रोताओं से यही कहूँगा कि आज की इस वार्ता को ध्यान से सुने और जो अपने हार्मोन्स पे होने वाले जो असर होते हैं, खासकर जो प्लास्टिक में जो आप पानी वगैरह पीते हैं या जो भी लिक्विड पीते हैं, उससे रिलेटेड जो मैं बताऊँगा तो उसको आप ज़रा गौर से सुनिए और उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए। जी, अब हम मेन वार्ता पे आ जाएं। जी बिल्कुल। हार्मोन्स की आपने बात करी। आजकल हमें ज़रा सा भी कुछ दिक्कत होती है, ज़रा सी थकान महसूस हुई, ज़रा सा कोई दर्द हुआ, तुरंत हम गूगल सर्च करते हैं
कि क्या ये कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है? क्या हर चीज़ की वजह कॉज जो है वो हार्मोन्स होना है? देखिए, हार्मोन्स बड़े कॉम्प्लेक्स एक साइंस है हार्मोन की, और मैं ईमानदारी से कहूँ तो अच्छे भले डॉक्टर्स को भी हार्मोन का जो पूरा फंक्शनिंग है उसका नॉलेज 5 से 10% से ज़्यादा नहीं है, और वो इतने आपस में इंटरट्वाइंड, इतने बंधे हुए होते हैं, और उनके फंक्शन इतने तरह के फंक्शन होते हैं कि उनको याद रखना भी संभव नहीं है, समझना भी संभव नहीं है। इसलिए मेडिकल साइंस में तो एक पूरी ब्रांच डेवलप होगी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, जो बेसिकली हार्मोन्स पे ही काम करेंगे। उसके बावजूद भी कोई मुझे ऐसे कोई रोगी नहीं मिले जिन्होंने मुझे ये बताया हो कि उन्होंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से इलाज कराया और उनको हार्मोन के बारे में समझ आ गई। तो हार्मोन गूगल देखने से समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, तो एक मोटी सी चीज़ आपको समझ में आ सकती है। हार्मोन इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन की एक एक्सिस होती है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, एक पार्ट होता है ब्रेन का, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो वहाँ पर हमारे मास्टर हार्मोन्स, जो कंट्रोलिंग हार्मोन्स होते हैं, वो पैदा होते हैं। वो वहाँ से आते हैं, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें फिर जो हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्शन देता है कि ये हार्मोन बनाओ, तो सेकंड सेट ऑफ हार्मोन वहाँ आता है। और फिर वहाँ से जो टारगेट ऑर्गन है, जहाँ से बॉडी का जो फंक्शनिंग पार्ट है नीचे, वो ग्लैंड है, वो फिर हार्मोन एक बनाती है। तो 3 तो सीधे के हो गए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड टारगेट ऑर्गन का एक्सेस जी। अब चूंकि किसी भी यदि तंत्र में कोई बिगड़ाव आ जाए तो नेचर ने, खास करके जो लास्ट पार्ट है, यदि वो डैमेज हो जाए, क्योंकि वो फंक्शनिंग पार्ट है, वो बहुत एक्सपोज्ड पार्ट है। ब्रेन और पिट्यूटरी तो हाईली सिक्योर्ड पार्ट है, एब्डोमेन में ओवरी है, नेक में थायराइड है। तो इनको यदि डैमेज हो जाए तो फिर बहुत सारे जो असेंशियल हार्मोन्स हैं उसको हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड है, हमारी फैटी टिश्यूज़ हैं, और हमारे जो 1 या 2 ऑर्गन अलग होते हैं, वो फिर उस हार्मोन को और बना सकते हैं। और कुछ केसेस में एक हार्मोन दूसरे हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है आवश्यकता पड़ने पर। जैसे मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही हमारे जो कई स्टेरॉइड होते हैं वो दूसरे स्टेरॉइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये आपस में कन्वर्जन भी इनका होता है। तो हार्मोन इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स साइंस, और हमारे जो बॉडी का जो सारे मेजर फंक्शनिंग हैं, हमारा जो बिहेवियर है, हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, ये हार्मोन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो हार्मोन को आप डेप्थ में तो समझना बड़ा मुश्किल है, खास करके रेडियो टॉक में समझना। और जहाँ तक मैं अपने बताऊं कि मेरे को तो हार्मोन के बारे में पूरी समझ तब आने लगी, मैं अपनी 50+ की एज क्रॉस किया, तब हार्मोन्स की डिटेल इतना पढ़ने के बाद में कुछ समझ में आने लगा। तो गूगल से आप नहीं समझ सकते। आज जैसे हम टॉक कर रहे हैं तो मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप उसका आप पे डायरेक्ट जिन हार्मोन्स का इम्पैक्ट पड़ता है उनको आप समझ सको और अपने लाइफस्टाइल को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सको। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि फीमेल हार्मोन्स और मेल हार्मोन्स में कितना फ़र्क होता है? क्या आपको बहुत अलग तरीके से काम करते हैं दोनों के हार्मोन्स? मेल जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, वो टेस्टोस्टेरोन कैन कन्वर्ट इनटू एस्ट्रोजन आल्सो एंड वाइस वर्सा। तो ये इंटरचेंजेबल हैं। मेल और फीमेल में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हार्मोन्स का जो फ़र्क है ना, वो यही है, उधर डोमिनेंट हार्मोन कौन सा है और नॉन डोमिनेंट कौन सा है। एस्ट्रोजन इज़ प्रिंसिपल फीमेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन इज़ प्रिंसिपल मेल हार्मोन। लेकिन फीमेल में भी थोड़ा टेस्टोस्टेरोन होता है क्यों फादर का पार्ट आता है, और मेल के अंदर भी एस्ट्रोजन होता है क्योंकि उसका हाफ है वो मदर से आता है। तो इसलिए बात प्रमुखता की है। जहाँ प्रमुख हार्मोन फीमेल होगा तो उसमें फीमेल, उस फीटस के अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगी, और जो प्रिंसिपल हार्मोन जहाँ टेस्टोस्टेरोन होगा वहाँ मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगी। हार्मोन्स को अक्सर हम बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। क्या आपकी भाषा में सच में ये मैसेंजर्स हैं, पोस्टमैन की तरह काम करते हैं? ये बेसिकली तो नियंत्रक की तरह काम करते हैं, कंट्रोलर। हाँ, मतलब होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो थायराइड का हार्मोन है, तो हम यूजुअली जो जांच में देखते हैं तो आता है T3, T4, TSH, 3 करवाते हैं। अब इसमें एक चौथा और होता है, वो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन कौन सा होता है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायरोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। इसको रिलीज करने के लिए, इसको रिलीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आपका ब्रेन नियंत्रित करता है। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन से जैसे TRS करके थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है, वो
पिट्यूटरी पे आता है, रिलीज होता है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जागृत करता है कि तुम T3 T4 बनाओ। T3 T4 भी हार्मोन है। अब T3 T4 जब बन गए तो यहाँ से ऊपर दो तरह की फीडबैक आती हैं ब्रेन को, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, दो तरह की वापस सूचनाएं जाती हैं। सकारात्मक सूचना का तो मतलब होता है कि अभी हमें, इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव का मतलब है कि शरीर में पर्याप्त मात्रा के अंदर T3 T4 मौजूद हैं, तो ब्रेन है वो जो थायरोट्रोपिन हार्मोन है उसको रिलीज करना बंद कर देता है। और नेगेटिव फीड या नकारात्मक जो सूचना है वो जाएंगी कि T3 T4 की शरीर में कमी हो गई, तो वहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस है वो TRS को रिलीज़ करना शुरू करेगा, और वो TRS फिर पिट्यूटरी में आएगा, पिट्यूटरी TSH। तो नहीं, ये एक साइकिल है, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, तो ये पूरा नियंत्रण चलता है। और इसीलिए जो ब्रेन से जो हार्मोन या पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो लगातार रिलीज नहीं होते, वो पल्सेज में होते हैं। जैसे हार्ट की पल्स है, हर एक समय के बाद में, जैसे 5 मिनट में, 15 मिनट में, जो भी उनको फीडबैक मिलती है उसके हिसाब से रिलीज होते हैं। इसलिए उनकी जांच जब हम कराते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम, यदि आप अपने TSH की जांच सुबह कराओगे, दोपहर कराओगे, शाम को कराओगे, तो तीनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे और उसमें 50% तक का फ़र्क आ सकता है। जो चीज़ सुबह 4 आएगी वो दोपहर में 2 आ सकती है, शाम को 8 आ सकती है, एंड वाइस वर्सा। तो क्योंकि वो एक साथ रिलीज़ नहीं होते हैं, लगातार रिलीज़ नहीं होते हैं, वो उस फीडबैक के हिसाब से। लेकिन T3 T4 का जो लेवल है कि वो फाइनल है, वो ऑलमोस्ट बहुत मिनिमम वेरिएशन होता है, वो सेम ही रहता है थ्रू आउट, तो वो लगातार आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता रहता है। तो ये तो नियंत्रण का इनका मैं बेसिक फंडामेंटल, और थायराइड का चूंकि सब लोग जानते हैं इसलिए मैंने उदाहरण दिया है, तो ये लागू सभी पे होता है। अब फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ईस्ट्रोजन तो डोमिनेंट फीमेल हार्मोन है। अब फीमेल का जो प्रमुख काम है वो है प्रजनन। सबसे बड़ा काम जो धरती पे है वो फीमेल का जो होता है वो प्रजनन होता है, अगली जनरेशन को कैरी करना। तो उसमें एक स्पेशल हार्मोन और होता है, उसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन उसी तरह से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में बनेगा। अब लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में, और ये कॉर्पस लूटियम करके होते हैं आपके ओवरी, उसमें भी बनता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में जब ओवरी का फंक्शनिंग चेंज हो जाता है तो ये जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा जो यूट्रस के अंदर होती है, जिसको अपने ओल कहते हैं शायद लोकल लैंग्वेज में, तो प्लेसेंटा में भी बनता है। क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन है ये प्रेगनेंसी को सस्टेन करता है, ये मैच्योर भी करता है लेडी को, महिला को, और ये मैच्योर करता है प्रेगनेंसी होने के लिए, प्लस उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में इसका बड़ा रोल है। तो ये प्लेंटीफुली बनता है प्लेसेंटा में, और जो ही डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा निकल जाती है, तो ये इसका लेवल तुरंत ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि अब आपकी इसको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से बड़ा ही एक रिफाइंड सा एक सिस्टम है। और ईस्ट्रोजन है वो आपके बिहेवियर को, आपके साइकिल को और सबको करता है। लेकिन प्रोजेस्टेरॉन यूजुअली फॉरगॉटन हार्मोन है, उसको लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं। वो कहते हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम में उसे होता है, ऐसा नहीं है। ये बड़ा काम का है। आपके मेल में भी प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा होता है, और ये टेस्टोस्टेरोन बनाने में काम आता है, उसका भी एक रॉ मटेरियल है। एस्ट्रोजन भी बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन भी बनाता है। तो ये सब चीज़ें क्या कि दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हम इसको अलग करके नहीं देख सकते हैं। और जहाँ तक फीमेल हार्मोन का इम्पैक्ट बताता हूँ, मैं एक इंटरेस्टिंग सा एक किस्सा पढ़ रहा था कि घर में यदि कोई महिला जिनकी उम्र 11 साल से लेकर के और 50 साल तक की हो, और उससे कोई डिस्प्यूट हो जाए, उससे कोई आपको लगता है कि बात करनी है हमें, तो वहाँ आपको ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बातचीत है, ये उसके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है, वो किसी भी आदमी को डे 2 से लेके डे 12 के बीच में बात करनी चाहिए। डे 2 टू डे 12, उस समय बिकॉज ऑफ डोमिनेंट रोल ऑफ एस्ट्रोजन, जो महिलाएं होती हैं या बच्चियां होती हैं वो पॉजिटिव मूड में रहती हैं,
उनका ब्रेन है वो बहुत वाइब्रेंट होता है और वो बहुत लॉजिकल हो जाता है। तो उस समय यदि आप कोई ऐसी बात जो लगता है कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी, तो आप उस समय का इंतज़ार करना चाहिए और उस समय आप उनसे बात कीजिए, और उसमें आपकी जो सफलता जो होती है ना, ये काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ये तो मेल्स के लिए टिप हो गई एक। हाँ, मेल के लिए एक टिप होगी, क्योंकि घरों में डिस्प्यूट बहुत सारा जी। होता है कि आदमियों को पता नहीं होता है कि हम बात कब करें। वो मर्जी है जब बात करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हार्मोनल साइंस का बेसिक चीज़ है उसका पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो इस टॉक में मुख्य उद्देश्य है वो प्रैक्टिकल बातें बताना ज़्यादा है, इंस्टीड कि मैं थ्योरेटिकल ज़्यादा जाऊँ, जी। कि उससे कोई आपको कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये बड़ी इसको सदा ही ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन टू नेगोशिएट इन योर फैमिली लाइफ, कि बातचीत कब की जाए। टेम्परामेंट का बड़ा रोल होता है। आप 2 से 12 दिन में बात करोगे तो रिजल्ट अलग आएंगे, और आप लास्ट डेज में बात करोगे साइकिल के तो फिर रिजल्ट कुछ और आएंगे। जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि फीमेल्स लेट शादी करती हैं, अबव 30 शादी करती है। तो आपने जो हार्मोन्स का रोल बताया, प्लेसेंटा और प्रोजेस्टेरोन का, इसका भी कोई फ़र्क पड़ता है कि जितना लेट शादी करते हैं कहते हैं उतना ही आपकी साइकिल अफेक्ट होती है बायोलॉजिकल? देखिए, बायोलॉजी के हिसाब से तो नेचर ने जो प्रकृति की बात है, प्रकृति का जो प्राइम जो उद्देश्य होता है ना, वो करियर, पैसा कमाना, मकान बनाना, गाड़ियाँ खरीदना नहीं है। प्रकृति का उद्देश्य तो होता है कि मैंने जो चीज़ बनाई है, यानी प्रकृति से जो चीज़ विकसित हुई है वो प्रोपेगेट हो, वो जीन्स है वो अंतहीन अनंत समय तक वो जिए। ये प्रथम उद्देश्य है प्रकृति का। तो उसका तो ये कहना है कि प्राइम एज जो होती है, जैसे 25 की एज तक हमारा शरीर ग्रो करता है, तो आइडियल एज ऑफ मदरहुड और फादरहुड इज अराउंड 25 ईयर्स। 25 साल तक हमारा शरीर है वो ग्रो होता है। 25 के बाद में वो स्टैटिक, हमारी ग्रोथ बंद हो जाती है, खाली वो ग्रोथ को मेंटेन होता है, और फिर 50 के आसपास वो 45-50 के बीच में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। वहाँ हमें अपने आप पहले कोशिश करनी पड़ती है शरीर को मेंटेन करने के लिए। सो आइडियल एज ऑफ मदरहुड और फादरहुड इज अराउंड 25 ईयर्स। सो आइडियल एज, साइंटिफिक एज ऑफ मैरिज, इफ वन वांट्स टू बी मदर और फादर, वो है 25 के आसपास। 30 प्लस के बाद में प्रॉब्लम क्या आती है कि हार्मोन्स है वो डिक्लाइनिंग स्टेज में आने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन डिक्लाइन होने लग जाते हैं, थोड़े तो अर्ली पार्ट ऑफ डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो उसको लेट प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। फर्स्ट टाइम कोई मदर बनती है लेडी 30 प्लस में, तो मेडिकल साइंस में उसको लेट प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं, उसको लेट प्रेगनेंसी मानते हैं। और चाइल्ड होता है उसको प्रेशियस चाइल्ड मानते हैं, क्योंकि डिलीवरी में रिस्क बहुत ज़्यादा है। आजकल तो सिजेरियन हो गया, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा चाइल्ड के एबनॉर्मल होने के चांस बढ़ जाते हैं 30 प्लस के बाद में, चाहे वो 5% बढ़े या 25% बढ़े, वो डिपेंड करता है। लेकिन चांसेस 25 में और 30-35 में फ़र्क आ जाता है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। सो वैज्ञानिक तौर पे तो बिफोर 30 मैरिज होनी चाहिए जी। और 30 से पहले फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए। ये आदर्श स्थिति की बात है, बाकी तो अपनी अपनी चॉइस है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है हार्मोन्स हमारे, और उसी से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे मूड स्विंग्स। आजकल ये मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी शुगर क्रेविंग्स होती है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है दिमाग में, हेल्थ में। और इनका जो उतार चढ़ाव है इस एनर्जी का, कितना जुड़ा है हार्मोन्स के उतार चढ़ाव से? नहीं, वो सारा हार्मोन से ही जुड़ा हुआ है। जैसे ईस्ट्रोजन है, अब ईस्ट्रोजन किसी का नॉर्मल है, जैसे लेडी का, तो ईस्ट्रोजन आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, तो चेहरे पे एक चमक रहती है। और जो ही ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होता है तो स्किन ड्राई और रिंकल उसमें होने लग जाते हैं। तो आपने जैसे नोट किया हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 45 ईयर्स के बाद में उनके फेस में इतना चेंज हो जाता है कि आप उनको पहचान नहीं पाते कि ये वही व्यक्ति है जिसको हमने पहले देखा है। सिग्निफिकेंट फेस में यदि फ़ोटो वगैरह है तो आपको जल्दी से पता ही नहीं लगता कि सेम पर्सन की फ़ोटो है। तो वो सब चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ड्रॉप ऑफ जो लेवल ऑफ हार्मोन जिस पे है उस पर ड्रॉप आ जाता है। तो ड्रॉप आने से स्किन है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, एंड पिगमेंटेशन आने शुरू हो जाते हैं।
तो ये सब रोल तो हार्मोन्स का ही है इसके अंदर। और प्यूबर्टी के दौरान तो हार्मोन्स का एक सुनामी आ जाती है, ऐसे कहते हैं। पेरेंट्स के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है, टीनेजर्स के लिए भी डील करना उतना मुश्किल होता है। कैसे वो बैलेंस करें इसमें? देखो, प्यूबर्टी भी, यहाँ पे भी हार्मोन का एक अलग रोल होता है। जैसे जो कोई बच्ची है, मान लो जैसे हमें फीमेल में ज़्यादा इसका रोल होता है मेल की बजाय। अब कोई बच्ची दुबली पतली है या कोई बीमारी की वजह से, या कई जैसे खाने को लेकर के बच्चे बहुत फंसी होते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, बहुत कमज़ोर से रहते हैं, तो उनमें प्यूबर्टी डिले हो जाती है। और कुछ बच्चियां जो बहुत ज़्यादा जो पैम्परिंग होती है और एक्सेसिव फास्ट फूड वगैरह खाती हैं, बॉडी में फैट इकट्ठी हो जाती है। तो फैट क्या करती है कि आपका जो मेल हार्मोन होता है, जो बच्ची के अंदर मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ईस्ट्रोजन 3 जगह बनता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो एक तो आपकी ओवरी में बनता है, और एक एड्रिनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, वहाँ बनता है, और एक फैटी टिश्यूज़ में बनता है। फैटी टिश्यू में जो ईस्ट्रोजन बनता है वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, या टेस्टोस्टेरोन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्यूबर्टी अर्ली हो जाती है, ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं। तो ओबीज जो लड़कियां होती हैं उनमें प्यूबर्टी जल्दी आती है, और जो लीन एंड थिन होती हैं, या जो किसी वजह से लंबे समय तक बीमार रही हुई हैं बच्चियां कोई, या किसी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उनमें प्यूबर्टी लेट आती है। लेकिन उसमें आता भूचाल सा है, और उस समय बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जैसे मेल है वो तो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, वो अपने फादर का स्थान लेने का घर में कोशिश करेगा, तो वायलेंस उसमें आता है। उसका वो हर बात का विरोध करेगा, अपने आप को असर्ट करेगा। तो उस समय यदि आप उसको साइकोलॉजिकली ढंग से हैंडल नहीं करेंगे तो बच्चा वेवर्ड हो सकता है। और यही बात लड़कियों में है, वो डिप्रेशन में जा सकती हैं, रूठी हुई रह सकती हैं, या उनका यदि आप अच्छी तरह से नहीं मैनेज करोगे तो उनकी लेटर ऑन लाइफ में, थ्रू आउट लाइफ, उनमें पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स डेवलप होने की रिस्क रहती है। क्या बात है। बॉक्स एफएम पे इस वक्त आप सुन रहे हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा सर को, और हार्मोन्स पे बहुत ही बढ़िया वार्ता चल रही है। आप हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए कॉल कर सकते हैं 7339990969 पर, या फिर 9116565744। इसके अलावा बॉक्स एफएम का चैट रूम अवेलेबल है, उसमें आप अपना नाम और मैसेज छोड़ सकते हैं सर के लिए। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं सर, जो ये हार्मोन्स है ना, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही अफेक्ट नहीं करते, मेंटल हेल्थ को भी बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। समझा सकते हैं आप किस तरह? देखिए, मेंटल हेल्थ में जैसे एक होता है हार्मोन जो आपको खुश रखता है, और इसको कई लोग तो हग हार्मोन या लव हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन वो है जो डिलीवरी को भी इंड्यूस करता है। तो आपका अराइवल हार्मोन है, आपको जन्म देने वाला हार्मोन है एक्चुअल में ऑक्सीटोसिन। तो और पोस्ट डिलीवरी जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लीडिंग वगैरह रोकती है, उस सब में ऑक्सीटोसिन काम करता है। और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हैप्पीनेस का, आपका मूड एलिवेटर, अच्छी आप में ड्राइव लाता है, आप में पॉजिटिव थिंकिंग है, रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, दो लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, आपका सोशल, आपका जो सर्किल है उसको बढ़ाने में, तो वहाँ पे ऑक्सीटोसिन काम करता है जी। तो ये भी आपकी पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में जंक फूड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से भी बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कि कौन से साइंस है जब बॉडी आपको ये शो करना चाहती है कि हाँ, तुम्हारी बॉडी में अब कुछ हार्मोनल लोचा हो रहा है, कुछ इम्बैलेंस हो रहा है? देखिए, यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो वो कॉजेज़ जो आपके हार्मोन को डिसरप्ट करते हैं। तो हार्मोन डिसरप्शन में एक रोल तो आपकी स्लीप का है। देखिए, हमारा जो ब्रेन है, जो कि हार्मोन मैक्सिमम जो कंट्रोलिंग हार्मोन सारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में बनते हैं, और ब्रेन में लाखों एक्टिविटी पर सेकंड होती हैं। उन एक्टिविटीज़ के फलस्वरूप ब्रेन में इतना क्लटर इकट्ठा होता है। अब वो क्लटर बाहर कैसे निकले? तो हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जैसे उसमें एक तो आर्टरी होती है जिसमें प्योर ब्लड चलता है, एक वेन है जिसमें इम्प्योर ब्लड चलता है। इसके अलावा एक हमारा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जब हम सोते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा काम करता है।
और हमारा ब्रेन है वो उसके जो, क्योंकि ब्रेन इटसेल्फ के अंदर तो ब्लड जाता नहीं है, ब्रेन के चारों तरफ ब्लड होता है, ब्रेन इटसेल्फ के अंदर ब्लड नहीं जाता है। तो ब्लड जो ब्रेन का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो कैसे हो, वो लिम्फेटिक्स से होता है। लिम्फेटिक्स जब आप सोते हो ना तभी, क्योंकि वो बिल्कुल वीक मसल्स होती हैं, तो आप बॉडी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, तब आपका लिम्फेटिक्स का फ्लो होता है, बहुत धीरे धीरे स्लो फ्लो होता है। जैसे एक तो नदी चल रही है तेज, और एक धीरे धीरे पानी ट्रिकल हो रहा है। ये आप एक, मैं उसको एसोसिएशन कर रहा हूँ समझने के लिए। अब यदि दिन में आप 7 आवर्स से कम सोते हो तो आपका ब्रेन पूरा डिटॉक्सिफाई नहीं होगा। अब ब्रेन डिटॉक्सिफाई नहीं होगा तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, आपका हाइपोथैलेमस प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जैसे अपने कई लोग कहते हैं साहब फला आदमी तो 5 घंटे सोते हैं, या कई बड़े कॉरपोरेट्स कहते हैं कि आप तो 18 घंटे रोज़ाना काम करो, सोने की क्या ज़रूरत है, 3-4 घंटे सो लिए बहुत है। दिस इज़ ए डेंजरस फिनोमिना। देखिए कोई भी आदमी हिस्टोरिकली देखें, हिटलर 4-5 घंटे सोता था, दुनिया में उसने तबाही मचा दी। तो जी आप कम सोते हो, तो उसका परिणाम क्या होगा? आपका ब्रेन कभी डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, क्यों? ब्रेन अपने आप को कभी डिटॉक्सिफाई कर नहीं सकता। जैसे लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह अपने आप को कर लेते हैं, ब्रेन में ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। तो वो खाली लिम्फेटिक्स के थ्रू उसके निकलते हैं और वो सोने में काम करेगी। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स, और किसी भी हालत में 6 घंटे से कम तो सोना ही नहीं चाहिए। और आप नोट करोगे जिस दिन आप 6 घंटे से कम सोते हो तो अगला सारा दिन आपका फोगी सा रहता है, आपको लगता है मेरा एफिशिएंसी कम हो गई, क्योंकि आपका ब्रेन इज जो कंप्यूटर है, इट इज़ फुल ऑफ क्लटर, तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। तो एक तो ये आपको स्लीप का रखना है ध्यान। दूसरा है हार्मोन डिसरप्टर्स। आजकल हार्मोन डिसरप्टर बहुत हो गए हैं, उनमें एक प्रमुख तो है जो शुगर वाली चीज़ें आप खाते हैं। आप आइसक्रीम रात दिन खाते हैं, ये जो तली हुई चीज़ें खाती हैं, जो सैचुरेटेड ऑयल वगैरह से बनती हैं वो खाते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्रोसेस्ड फास्ट फूड खाते हैं। आजकल जो नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं वो, जैसे ये KFC वगैरह की जो है सेंटर्स हैं, जो फ्राइड चिकन आपको देते रहते हैं, जो कि डीप स्टोरेज में रखे हुए होते हैं, बड़े बड़े होटल्स वगैरह में ये हालत होती है। तो जितना प्रोसेस्ड खाना है, वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, प्रोसेस्ड ऑयल होता है, रिफाइंड, एक्स्ट्रा रिफाइंड ऑयल होते हैं, जैसे ये सारे के सारे आपके हार्मोन्स को डैमेज करते हैं। आपके पानी, जो बोटल्ड वाटर है, ये बड़ा डेंजरस है आपके लिए। बोटल्ड वाटर धूप में पड़ा रहता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है, वो कोई रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, फैक्ट्री में पड़ा रहता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रक्स के अंदर बोटल्स होती हैं, वो सारी उसमें हीट पड़ती रहती है, और वो जो प्लास्टिक की बोतल हैं उनके अंदर से माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होते हैं, और वो माइक्रो प्लास्टिक आपके पानी में। इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो, पानी आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कर रहे हो, आप अपने घर का पानी रखिए, एंड स्टील या कॉपर का जो यूटेंसिल है उसके अंदर आप उसको कैरी कीजिए। जी, आजकल लोग डाइट एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमारा वजन नहीं घटता। इसके पीछे भी जो विलन है वो हार्मोन्स ही होंगे। हाँ, मतलब वन ऑफ द कॉज है, वो हार्मोन होता है। भी एक्सरसाइज में भी क्या होता है, देखिए आप यदि एडिक्वेट, रीजनेबल, बैलेंस्ड एक्सरसाइज करते हैं तब तो आपको शरीर को होता है बेनिफिट। अब कई लोग बहुत विगरस एक्सरसाइज करते हैं, तो विगरस एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके बॉडी में कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है ज़्यादा। तो कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो वो फिर क्या होगा कि आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा देता है, मेल के अंदर खास करके। जी। अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल यदि शरीर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे फिर बड़ा नुकसान होता है। उससे जो मेल जो टेस्टिकल्स होते हैं ना, वो डिजनरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके वो वहाँ बनता है टेस्टोस्टेरोन मेनली। अब ऑलरेडी आपने एक्सेसिव बना लिया तो वो जो ऑर्गन होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक्सेसिव एक्सरसाइज है वो आपके लिए घातक है, आपके हार्मोन बैलेंस के लिए घातक है। एक बैलेंस्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें आप के शरीर से पसीना निकले, लेकिन आप एक्सट्रीमली टायर्ड नहीं हो। पसीना इम्पॉर्टेंट है, हर आदमी को इम्पॉर्टेंट है। अब कई लोग कहते हैं हमने साहब गर्म कपड़े ओढ़ करके खूब पसीने निकाले, डिटॉक्स हो गए। वो डिटॉक्स होना नहीं है।
आपको दिन में कोई न कोई ऐसा काम अवश्य करना चाहिए जिसके आपके शरीर में हल्का सा पसीना आए, क्योंकि पसीना आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करने से आपके जो सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो हार्मोन बनते हैं वो बैलेंस तरीके से बनते हैं। बॉडी उसको बड़ा इजीली उसके जो सेंसर्स हैं वो ग्रास्प करते हैं। तो लाइट एक्सरसाइज इज़ गुड जी। प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करो। दूसरा एक बड़े इंपॉर्टेंट मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो आपको हार्म करती हैं, जैसे आपकी कार है, कोशिश करो कि आप कार पार्क करो किसी पेड़ या किसी छाया के नीचे करो। कार का डैशबोर्ड है, कार के अंदर कितना प्लास्टिक होता है। जो ही आप कार खोलोगे तो आपकी कार का जो अंदर की है सारा स्पेस, ये टोटली, खास करके गर्मियों में, भारत जैसी गर्मी में, ये माइक्रो प्लास्टिक से भरा हुआ होता है और आपकी बॉडी में तुरंत चला जाता है। दूसरा आप तरीका क्या कर सकते हो, गर्मियों में खास करके एक साइड के जो आपके विंडो के शीशे हैं वो 1-2 इंच, आधा इंच भी चाहे खुला छोड़ो, जिससे अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर निकलती रहे। क्योंकि अंदर यदि बहुत गर्म रहेगी तो आपकी जो सीट होती है, प्लस आपका जो डैशबोर्ड होता है, आपका स्टीयरिंग व्हील होता है, सभी तो प्लास्टिक का है, वहाँ से माइक्रो प्लास्टिक रिलीज होते हैं। ओहो। इसके अलावा आपको जो चाय पीते हो, आप कॉफ़ी पीते हो, कॉफ़ी हाउसेज में प्लास्टिक के गिलासों में, प्लास्टिक के कप्स में आती हैं। अब वो कहते हैं कि यदि उसके अंदर 5 मिनट भी कोई गर्म चीज़ रह गई प्लास्टिक में तो करीब 25,000 माइक्रो प्लास्टिक के कण आपकी चाय में, आपकी कॉफ़ी में घुल जाते हैं। इन 5 मिनट्स 25,000 पार्टिकल्स वो आपके शरीर में जाते हैं। अब शरीर कितना डिटॉक्सिफाई करेगा जी। और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीएसओडी सब जगह सुनोगे आप, हर दूसरी सोनोग्राफी में आ रहा है। पीसीओएस, हाँ, पीसीओएस, हाँ, अलग अलग नाम। तो एक ही बीमारी के 2 नाम से बोलते हैं आजकल। पीसीओएस बोलते हैं, पहले आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया। और मेल के अंदर अभी देखते हैं कि जो स्पर्म काउंट है वो अप टू 40% कम हो गई है। 60% कम हो जाएगी तो वो इंसान बच्चे ही पैदा नहीं कर पाएगा। तो ह्यूमन रेस को रिस्क है, मतलब एक्सटिंक्शन की तरफ, मतलब जो कहते हैं ना, जो विलुप्ति जी। प्लास्टिक जो है वो इंसान की विलुप्ति का कारण बन सकता है। उसमें समय 1000 साल लग सकते हैं, 2000 साल लग सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 150 साल में होने वाला है, 5000 साल लग सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक इंसान की विलुप्ति का कारण बन सकता है। अभी जैसे अपने इलेक्ट्रिक कार्स की बात चल रही है जी। सारी बैटरीज क्या होंगी, प्लास्टिक की होंगी। 10 साल में बैटरी खत्म होगी, 8 या 10 साल में। कहाँ फेंकोगे इतनी बैटरी को? करोड़ों बैटरीज को कहाँ फेंकोगे? जहाँ भी फेंकोगे वो ज़मीन में जाएगा। सारा समुद्र आपका प्लास्टिक से आपने भर दिया, बरसात में माइक्रो प्लास्टिक आएगा। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है। और इसका क्या होता है कि प्रॉब्लम शुरू में समझ में नहीं आती है। जैसे कोई, हम लोग कहीं वो कहते हैं कि भाई ये जर्दा मत खाओ, ये पुड़िया मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। जब तक नहीं होता कोई रियलाइज़ नहीं करता है, होने के बाद में रियलाइज़ करते हैं। हम कहते हैं स्मोकिंग मत करो, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, इम्पोटेंसी हो जाएगी, हार्ट डिजीज़ हो जाएगा। और जब तक हार्ट अटैक नहीं हो, जब तक लंग में कैंसर नहीं हो, जब तक इम्पोटेंसी नहीं हो, वो मानेंगे नहीं। और होने के बाद में कुछ हो नहीं सकता। और फिर वो ब्लेम करते हैं, इस डॉक्टर ने इलाज ठीक नहीं किया, उस डॉक्टर ने मार दिया मेरे को, उसने ये ठग लिया। अरे भाई, तुमने क्या किया अपने साथ? तो ये ऐसे ही जो प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करो और इसको बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्यों? हमारे हर जगह प्लास्टिक है। तो वो वातावरण का, और वो पानी में मिल रहा है अपने। हमारे करोड़ों मोबाइल फ़ोन है, उनको डिस्पोज ऑफ करने का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। करोड़ के अरबों ही हो गए, अब तो अरबों हमारे मोबाइल हैं, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसलिए हमें जो हमारी प्राथमिकताएं बदलनी पड़ेंगी जी, हमें प्राथमिकताएं बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक चैट बॉक्स में सवाल आया है आपके लिए। विवेक महर्षि हैं जो पूछ रहे हैं, प्रणाम सर, 35 to 45 एज में हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे मैनेज करें? मेरी एज 40 है और मुझे नींद नहीं आती है, क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण है? इसमें हमारे क्या होता है महर्षि जी, देखिए, मैंने पहले भी एक बार बताया था, हम सोते भी हार्मोन की वजह से हैं। तो उसका मैं थोड़ा सा साइंस आपको बता देता हूँ। जब सुबह सूरज का प्रकाश फैलने लगे
तो आप 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक जितना भी आपके पास टाइम हो, आप अपने मकान से बाहर रहिए। चाहे गार्डनिंग कीजिए, चाहे हल्का घूमिए, चाहे बाहर बैठ के चाय कॉफ़ी पीजिए, कुछ भी कीजिए। 15 मिनट से 1 घंटा जितना भी आपका टाइम है, आप अपने कमरों से, मकान से बाहर रहिए। छत पे बैठ जाइए, लॉबी में बैठ जाइए। उससे आपकी बॉडी में 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, डोपामीन और सेरोटोनिन। ये आप में उत्साह पैदा करेंगे, आपको जागृत करेंगे और आपको दिन में प्रसन्न रहने के लिए प्रेरित करेंगे। ये राइजिंग सन की जो रोशनी होती है उसमें ये पॉसिबल है। इसके अलावा शाम के टाइम में जब सूरज की रोशनी मध्यम हो रही है, ढलने लग जाए, उस समय फिर आप घर से बाहर रहिए और ढलते सूरज की रोशनी को आप स्वीकार कीजिए। आपके शरीर खुद ही करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, वो आपको सोने में मदद करेगा। तो ये तो आप साइकिल बनाइए। इसके अलावा थोड़ा सा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा क्या है कि शाम के समय आप कोई किताब पढ़िए। मैं तो जो किसी भी स्लीपिंग पिल से बेटर उसको मानता हूँ पुस्तक को पढ़ने में। एक तो आपको नॉलेज होगा और दूसरा क्या होता है कि जो ही आप पढ़ने लगते हैं कोई भी चीज़ को, तो धीरे धीरे आफ्टर 90 मिनट्स एक साइकिल आता है। 90 मिनट आपका कंसंट्रेशन होगा और अगले 90 मिनट आपका कंसंट्रेशन डिक्लाइन होगा और आप स्लीपिंग मोड में आ जाओगे। तो सोने से करीब 1-1.25 घंटे पहले आप कुछ पढ़ना शुरू कीजिए। विदिन 1 आवर आपको अपने आप नींद आ जाएगी। कोई नींद की दवा लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे और इस हार्मोनल चर्चा पे और चर्चा करेंगे। स्वागत है आप सभी का बॉक्स एफएम पे एक बार फिर से हमारे इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ बॉक्स। डॉक्टर राम अवतार सर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और हम बात कर रहे हैं हार्मोन्स के विषय पर। आजकल सर लोग ना हार्मोनल थेरेपी बहुत लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं कई तरह के। कितने सेफ है ये, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन में कहीं ना कहीं रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। देखिए, हार्मोन थेरेपी एक 2-धारी तलवार है। यदि पूरा ज्ञान नहीं है तो बड़ा खतरा होता है इसमें। मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1970s के आसपास की बात है। एक हार्मोन आया था DHE। तो DHE को ये कहा गया था कि साहब ये अमेरिका में लॉन्च हुआ बड़े रूप में, दुनिया में और जगह भी हुआ। और होता क्या है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम डॉक्टर लोग हैं, हम दवा खोजते नहीं हैं। हमारी पुस्तक में जो आ जाता है कि इस बीमारी में ये दवा काम करती है, तो हम उसमें पूरी तरह से विश्वास करके उस दवा का उपयोग करने लग जाते हैं। और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं। अर्ली साइड इफ़ेक्ट मोटे मोटे तो हमें पता होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट में देखोगे तो 50 लिखे हुए आते हैं। तो कंपनी तो अपने आप को 50 लिख के सेव कर लेती है लीगल उसके हिसाब से, लेकिन जो यूज़ कर रहा है उसको तो 50 याद नहीं रह सकते। दूसरा क्या, वो इतने मिलते जुलते होते हैं कि याद रखना किसी भी हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन जो मतलब डॉक्टर का अपना कोई ज्ञान नहीं होता है दवा के बारे में, वो केमिस्ट नहीं है, उसने दवा खोजी नहीं, उसने दवा पे रिसर्च नहीं किया, उसको बता दिया गया कि ये बीमारी आती है तो ये दवा काम आती है, तो वो उसको काम में लेता है, उसको वो याद रखता है। ये कॉमन जो प्रैक्टिस है वो तो यही है। तो DHE जिस कंपनी ने खोजी वो बड़ी पावरफुल कंपनी थी। तो उसने कहा कि साहब इस प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट नहीं होगी, इट विल सस्टेन द प्रेगनेंसी। तो DHE का बड़ा रोल हुआ। और एक बार एक डॉक्टर जो एक बड़े USA के हॉस्पिटल में था, ही वाज ए कैंसर स्पेशलिस्ट, तो वो लिफ्ट में उतर रहा था, तो 4 महिलाएं भी उस लिफ्ट में थी। वो आपस में चारों बड़ी उदास थी, रो भी रही थी। चारों की बेटियों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनमें बड़े एक विशेष तरह का कैंसर था, जो कि वो पहले नहीं होता था, रेयर कैंसर था। उन चारों की बेटियां थी, चारों रो रही थी। रोने में उन्होंने एक ही बात कही कि ये बच्ची बड़ी मुश्किल से पैदा हुई। मैं तो डॉक्टर के पास गई
और उन्होंने कहा ये होगा ही नहीं, बच्चा आपका बड़ा बचना मुश्किल है, आप ये इंजेक्शन ले। तो मैंने इंजेक्शन लगा के तो इसको जन्म दिया। तो चारों ने कहा कि अरे हमने भी इंजेक्शन दे के जन्मा, और देखो आज ये 25 साल 30 साल की हो गई, अब इसके कैंसर हो गए, तो डॉक्टर कहीं बचेगी नहीं। तो जो डॉक्टर सुन रहा था उसके कान खड़े हुए। फिर उसने वो रिसर्च शुरू करी, तो उसको पता लगा कि जो DHE करके, डाइलिथाइल ईस्ट्रोजन करके था, वो सभी को दिया गया। फिर उसने लंबी रिसर्च करी और उसने एक पेपर पढ़ा। तो वो जो पेपर पढ़ा तो उस डॉक्टर को लोगों ने कहा कि ही इज़ एन इडियट, ये मूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ की बातें करता है, इतना बड़ा रिसर्च के बाद में दवा, चमत्कारिक दवा खोजी गई, उसका विरोध कर रहा है। तो उसको आउटकास्ट कर दिया गया बेचारे को, और मतलब प्रैक्टिकली उसके करियर डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन इस बीच में एक घटना और हुई कि अमेरिका के 2-3 शहरों में लोगों ने देखा कि जो गरीब लोग थे और जो मुर्गी का जो बचर खाना था, उसके पास जो लोग रहते थे, गरीब लोग जो ज़्यादातर नीग्रो थे, उसमें जो लड़के थे, छोटे बच्चे, उनकी ब्रेस्ट बढ़ने लग गई। और उस मोहल्लों के जो मेल डॉग थे, उनकी आवाज़ फेमिनाइन हो गई, उनका बिहेवियर फीमेल जैसा हो गया। तो फिर हल्ला गुल्ला मचा। तो रिसर्च उनकी जांच कराई तो पता चला कि उनमें ईस्ट्रोजन भरा पड़ा है। तो उनके खाने की सब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो जो मुर्गी को जो काटते थे तो उसके कुछ हिस्से वो बाहर फेंक देते थे। उस समय अमेरिका इतनी कोई एडवांस भी नहीं थी, इतनी रिफाइंड भी नहीं थी, तो वो एक जगह फेंक देते। तो वो लोग चुरा करके उनके बचा खुचा क्यों खरीद नहीं पाते थे, तो वो लोग तो बच्चे वो खा लेते थे उसको पका के। तो उनके शरीर में बहुत सारा फीमेल हार्मोन चला गया। ऐसे डॉग जो खाते थे वहाँ, उनके शरीर में ईस्ट्रोजन चला गया, तो मेल डॉग फीमेल की तरह बिहेव करने लग गए। और जो बच्चे हैं, जो बड़े भी हैं, सब में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आने लग गई, मूंछें उड़ गई, आदमियों की दाढ़ियाँ उड़ गई। तब जाके हंगामा मचा और फिर पोल्ट्री के अंदर उसका यूज़ बंद हुआ। और मतलब उसका प्रभाव क्या हुआ, और एक जो अस्पताल जिसमें सबसे ज़्यादा DHE दिया गया था, जो प्राइम हॉस्पिटल था, वो बंद हो गया। उन्होंने सारे रिकॉर्ड जला दिए। फिर भी कुछ लोगों के हाथ रिकॉर्ड लगे उनके। और उसका परिणाम क्या हुआ, अगली 2 जनरेशन के अंदर अमेरिका में हज़ारों केस, उस एक शायद सिंगल सेल कार्सिनोमा ऐसे कुछ करके था, तो वो उसके कार्सिनोमा के हज़ारों केस हुए और हज़ारों औरतों की जान गई उसके अंदर। तो हार्मोन के बारे में हम जानते नहीं हैं। कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। नई दवा से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, मनमा क्यों 15 साल तक वो पेटेंट रहता है, तो वो ज़बरदस्त पैसा कमाती हैं। और कंपनियों में बड़े अधिकारियों का, बड़े पैसे वालों का, बड़े राजनेताओं का स्टेक होता है। प्रत्यक्ष में हो सकता है या परोक्ष में हो सकता है, वरना कंपनियां चल नहीं सकती। उसका परिणाम आम आदमी भुगतता है, उनकी जय जयकार भी करता रहता है और उनकी वजह से कीमतें भी चुकाता रहता है। तो एक तो हार्मोन का ये होता है। कई जगह हार्मोन रिप्लेसमेंट है, वो बहुत अच्छा है, जैसे हाइपोथायरॉयड है। अब हाइपोथायरॉयड में भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी है कि खाली TSH थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो रोगी का डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं। T3 T4 सही है, TSH थोड़ा सा भी बढ़ गया तो इलाज शुरू कर देते हैं। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हाईली कंट्रोवर्शियल, अभी तो किसी को पता नहीं है। अपने अपने व्यूज़ हैं, कोई लॉन्ग टर्म रिसर्च नहीं हुई है। और मेरा ये मानना है कि उसमें हमें सबसे पहले लाइफ, जिस तरह की हम ज़िंदगी जी रहे हैं, उसको मॉडिफाई करने का कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना, वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, अच्छी बिल्कुल नहीं है। और एक तरह से हम उद्देश्यहीन ज़िंदगी जी रहे हैं। और उस उद्देश्यहीनता को छुपाने के लिए हम कई बार अनाप शनाप बड़े बड़े खर्चे कर लेते हैं, जस्टिफाई करते हैं, देखो मैंने ये कर दिया। और गौर से देखो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप 1980 और 90 में जाइए, एक छोटी सी कार आती थी मारुति 800। उसमें जो आदमी बैठता था वो सीना तान के बैठता था
और इधर उधर देखता रहता है कि मेरे को कितने लोग देख रहे हैं। लोग उसको देखते थे, बोलो मारुति 800 वाला है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। आज वही मारुति 800 की उससे बेटर कार है ऑल्टो, लेकिन ऑल्टो वाला बेचारा दब के चलता है, कार दूर पार्क करता है, किसी के यहाँ जाता है तो देख नहीं ले कि मैं ऑल्टो में आया हूँ। यानी हमारे परसेप्शन एक ही चीज़ को लेके कितना चेंज हो रहे हैं। तो इट मीन्स आपका जो मटेरियल वेल्थ है, आपकी भौतिक उपलब्धियां हैं, वो परसेप्शन के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। ये बड़ा सिंपल सी चीज़ है जी। आज आप बहुत पैसे वाले और आप साइकिल चलोगे तो लोग आपको देखेंगे कि यार वो क्या साइकिल, देखो उसकी क्या बढ़िया 2 लाख वाली साइकिल पे चल रहा है। तो साइकिल स्टेटस सिंबल हो गया, आज साइकिल पे चलना स्टेटस सिंबल हो गया। मारुति 800 जो स्टेटस सिंबल था, आज लगता है कि गरीबी की निशानी हो गई है। मारुति 800 तो वही है जी। तो इसका मतलब हम जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं ना, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम बड़े बड़े जजेस देख रहे हैं, घरों में पैसे मिल रहे हैं, 10 तरह की बातें चल रही हैं, वो रेस्पेक्ट वगैरह कहाँ रह गया है। चारों तरफ हम हमारे देख रहे हैं तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो सामाजिक परसेप्शन है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आपको अपने जीवन शैली ऐसी बदलनी है, आपको हेल्दी रहना है। आपका प्राइम काम, आप इस धरती पे अपने लिए आए हो, आप किसी और के लिए नहीं जन्मे हो। तो आपका प्रथम कार्य जो है वो अपने आप को आनंदित रखना है, अपने आप को सिक्योर रखना है, अपने आप को लगातार अपग्रेड करना है, अपने खुद की ज़िंदगी जितनी बढ़ा सकते हो अच्छे स्वास्थ्य के साथ, तो वो प्रयास करना है। उसके बाद में वो कुछ और आता है, क्योंकि आप हो तो बाकी सब कुछ है, आप नहीं हो तो सब एवरीथिंग इज इमैटेरियल। देश, धर्म, परिवार सब कोई महत्वहीन है, आपके लिए है ही नहीं, क्यों आप हो ही नहीं। तो और वो आपको तभी संभव है जब आपके जीवन में आपका मानसिक, आपका शारीरिक, आपका साहित्यिक, आपका बौद्धिक, आपका फाइनेंशियल, सब तरफ आपका एक बैलेंस्ड आपका एटीट्यूड हो। तो इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट जहाँ ज़रूरी है वहाँ होना चाहिए, जैसे थायराइड के अंदर है। लेकिन आपको वॉचफुल रहना है, अपने डॉक्टर से पूरा मशवरा करना है। ऐसे नहीं कि उसने दवा लिख दी और आपने ले ली, क्योंकि ये हार्मोन है, माइक्रोग्राम में दिया जाता है, तो इसके थोड़ा सा भी अप डाउन होते ही परसेंटेज का बड़ा फ़र्क पड़ता है, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। और बाकी इन जनरल जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि कई उम्र के बाद में टेस्टोस्टेरोन लगाना का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन आरबीसी बनाता है, आपको पता होना चाहिए जी। लाल रक्त कणिकाएं बनाने में टेस्टोस्टेरोन का बड़ा रोल है। आप यदि आवश्यकता से अधिक टेस्टोस्टेरोन लगा देते हो तो आपका खून है वो गाढ़ा हो जाएगा, क्लॉट फॉर्म हो जाएगा, लकवा या हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्मोन बिना, ये नहीं कि डॉक्टर ने लिख दिया, किस डॉक्टर ने लिखा है, क्या उसको रियल हार्मोन का ज्ञान है क्या? डॉक्टर होना अलग बात है, हार्मोन का ज्ञान होना अलग बात है। हार्मोन अपने आप में एक बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस के अंडर काम करते हैं, ब्लाइंडली नहीं लगवाना है, अदरवाइज इट मे कॉज डेथ। कोई भी हार्मोन हो चाहे वो आपको मार सकता है, क्यों? आपकी ज़िंदगी भी वही देता है, और जो ज़िंदगी देता है उसमें ज़िंदगी लेने की क्षमता भी होती है। जी, क्या बात है, बहुत ही कमाल की चर्चा हुई आज इस टॉपिक पे और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे भ्रम में थे हम आजकल और बहुत सारी गलत आदतें अपना रहे थे, लेकिन आई होप लिसनर्स आपको भी आज इस विषय पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले होंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन। जाने से पहले कोई एक मैसेज छोटा सा आप लिसनर्स के लिए देना चाहें तो? देखिए, मैसेज मेरा तो सदा एक ही रहता है, और आज के दिन मैं खास कहूँगा कि आपके गांव में, आपके शहर में यदि कोई तालाब है तो उसकी देखभाल के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। साल में और कुछ नहीं करो तो जाके उसमें जो इकट्ठी हुई मिट्टी की 1-2 बाल्टी हटवा दो। और जिस तरह से मैंने कहा ना, कारों को आपको छाया में खड़ा करना है, तो कम से कम हर आदमी एक पेड़ तो लगाए जिसके नीचे वो अपनी कार खड़ी कर सके, आने वाली उसकी जो पुश्तें हैं वो कार खड़ी कर सकें। तो कम से कम कार से आने वाला माइक्रो प्लास्टिक तो आपके शरीर में कम हो, क्योंकि इससे आप अपना ही भला नहीं कर रहे हो, आप हो सकता है मानव जाति
को विलुप्त होने से बचा रहे हो। जी। एक पेड़ और तालाब से 1 बाल्टी मिट्टी हर साल निकालिए। क्या बात।